तनला प्लेटफॉर्म्स के स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इसका चार्ट, बिजनेस और फंडामेंटल सारी चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके पहले मैं यहाँ पे चार्ट पे आ जाता हूँ। तो ये कंपनी यहाँ पे देखो 2007 में यहाँ पे होती है लिस्ट, ऑलमोस्ट कितना 200 के आसपास आता है जब इसका आईपीओ, ठीक है। देन उसके बाद ये थोड़ा सा लगभग यहाँ पे 428 का हाई बनाती है। देन उसके बाद यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा डाउन आती है और यहाँ पे पूरा का पूरा 2009 से लेके 21 तक पूरा कंसोलिडेट फेज होता है। देन यहाँ पे जब ये अपसाइड जाती है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न हमें देके जाती है। 23 टाइम्स आपका पैसा बना देती है विद इन 20 to 21, ठीक है। आप देख सकते हो मई 21 से लेके दिसंबर 21 तक इतने कम पीरियड में आपका 23 टाइम्स पैसा बन जाता है। तो ये मल्टी बैगर यहाँ पे रिटर्न मिलते हैं। देन उसके बाद यहाँ से ऊपर से जब ये स्टॉक टूटता है, करेक्ट होता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 76% डाउन आता है। देन वापिस इसमें हल्का सा जंप आता है 140% का। देन उसके बाद आज फिर ये जो रिसेंट हाई था उससे भी 67% डाउन है और करंट प्राइस पे 47% डाउन है। और मैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई से बात करता हूं तो अभी भी ये स्टॉक मेरा 66% डाउन है। तो ऑल टाइम हाई इसका क्या था, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करता हूं तो ये इसका जो ऑल टाइम हाई है वो कितना बना था, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा था ऑलमोस्ट 2000 के आसपास। अब यहाँ पे देखो करंट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, करंट प्राइस है 700 इसका। अगर ये 700 से स्टॉक चलना स्टार्ट करता है, अगर वापस मेरा लाइफ टाइम हाई अगर ये जाता है तब भी मुझे ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न दे देता है। 200% का रिटर्न का मतलब ये है कि अगर 4 इयर्स में भी ये रिटर्न मुझे मिलते हैं तब भी 50% का गेन है। अगर 2 ईयर में जाता तो 100% का गेन है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ये हमें 20% 200% गेन लेना है या फिर नहीं लेना है, ट्रेड लेना है कि नहीं लेना, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। बिजनेस इसका क्या है और फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए यहाँ पे इसके यहाँ पे आते हैं। देखो उससे पहले फंडामेंटल से पहले इसका बिजनेस आपको मैं बता देता हूं। बिजनेस इसका सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी अपने फोन में आपने देखा होगा, कहीं पे आपने शॉपिंग की होगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब है ना, या मीशो, कहीं पे भी आपने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग किया, उसका मैसेज आता आपके पास में कि आपका ऑर्डर अभी यहाँ पे है या फिर डिलीवर्ड होने वाला है। तो वो सारे मैसेजेस इसी के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो जो भी एसएमएस आपको मिलता है, ट्रू कॉलर पे भी जो एसएमएस आता है, व्हाट्सएप के थ्रू आता है, वॉइस या फिर अन्य और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आपको मैसेज के थ्रू वो कस्टमर को इंफॉर्मेशन देता है। तो ये एक इनका बिजनेस है। दूसरा बिजनेस मॉडल इनका क्या है, दूसरा बिजनेस मॉडल इनका ये है कि कोई फ्रॉड लिंक अगर आप तक ना आए तो उन सबको ये रोक देता है, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट पे आ जाना आपको। तो इसकी वेबसाइट पे आओगे तो ये सब आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो ये इनको एक बार अच्छे से आपको देख लेना है 1 by 1, कहां पे, यहां पे, ठीक है, ओके। तो ये इनका काम होता है। आपको एसएमएस जो भी कंपनी के थ्रू आता है वो आता है, ट्रू कॉलर से जो आपको मैसेज मिलते हैं वो इन्हीं के थ्रू, व्हाट्सएप एपीआई से कंपनी की, अगर कंपनी को कोई ऐड करवाना है, ठीक है। तो बड़ी कंपनी अगर किसी कस्टमर को ओटीपी अगर भेजता है वो भी इसी के थ्रू होता है। ओटीपी, ट्रांजैक्शन, एसएमएस या फिर प्रमोशनल मैसेज जो आता है, प्रमोशन जो होता है किसी कंपनी का, जो भी मैसेज आपको मिलता है वो भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है, ठीक है। तो और उन्हीं से इनकी इनकम होती है, वो उनसे सर्विस चार्ज यहाँ पे उनसे ले लेते हैं। और इनके अगर मैं बड़े अगर क्लाइंट्स की बात करता हूं तो एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां इंडिया और इंडिया से बाहर भी ये अपने यहाँ पे सर्विसेज देते हैं। तो आई होप बिजनेस आपको समझ में आ गया होगा। एक तो एसएमएस ये सब देने वाला, दूसरा यहाँ पे जो भी कोई फ्रॉड आपके पास कोड लिंक जो आता है उनको ये वहीं पे रोक देते हैं। ये इनका बिजनेस है और ये फ्यूचर में ग्रो करेगा ही करेगा। क्या इसकी डिमांड कम होने वाली है? क्या बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे ये ऑनलाइन सारी चीजें हो रही है तो इस सेफ्टी की हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को डायरेक्ट यहाँ पे फायदा मिलने वाला है।
ओके। बाकी आपको क्या करना है, इसकी वेबसाइट को एक बार अच्छे से देखना है, देन डॉक्यूमेंट में आना, फाइनेंशियल ईयर 25 को देख लेना, और ये जो पीपीटी लेटेस्ट वाली, इसको ओपन करके एक बार रीड यहाँ पे देख लेना अच्छे से, है ना। तो आपको और कुछ यहाँ पे इनका पूरा आइडिया मिल जाएगा। करेक्ट। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो क्या बिजनेस है, क्या धंधा है, तो जो बिजनेस आपको नहीं समझ में आए उस स्टॉक में ट्रेड मत लो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा क्या इनका बिजनेस है, एक बार मैंने सोर्सेज आपको बता दिए, वहां से एक बार आप अच्छे से देख लेना। अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं आता तो आप छोड़ सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस स्टॉक में ट्रेड लेना जहां पे आपको कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है। चाहे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो उसके हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं, देखो इंडस्ट्री का पी, यहाँ पे देखो स्टॉक का पी है कितना, 20 के आसपास। अगर मैं पी रेशियो इसको देखो यहाँ पे देखता हूं तो 5 ईयर्स का 24 के आसपास, तो उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 10 ईयर्स का कितना, 24, वहां से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम इसका 24 है, जबकि ये इतना यहाँ पे कंसोलिडेट फेज में था उसके बाद में। तो मतलब स्टॉक हमारे पास यहाँ पे सस्ता है। देन इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेता हूं, तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करूंगा तो यस मेरी सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुई है। देन उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा यहाँ पे कम हुआ, क्यों हुआ, यहाँ पे मार्जिन 19% थे, यहाँ पे 16% हो गए थे, तो मार्जिन यहाँ पे कम हुआ, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा कम हुआ। यहाँ पे भी देख सकते हो 22 में यहाँ पे मार्जिन आपका 16, 17, फिर 20, 19, 16, 18 ऐसे करके, तो 16 से लेके 20 के बीच में इनके मार्जिन रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये मार्जिन इंप्रूव होता तो यहाँ पे प्रॉफिट भी मेरा इंक्रीज होके आता। तो हमें ये देखना है क्या सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुई है, यस, तो ये बाकी पैरामीटर्स सब ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट को सेल्स के बेस पर देखता हूं तो ऑलमोस्ट ये मेरा यहाँ पे फ्लैट है, ज्यादा कुछ यहाँ पे इंप्रूव है नहीं, बट फिर भी चलो ठीक है, इंप्रूव तो किया है, कम नहीं हुई है सेल्स, और प्रॉफिट यहाँ पे मार्जिन की वजह से थोड़ा सा कम है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 14 से अगर बात करता हूं सेल्स इनकी यहाँ पे लगातार अच्छा खासा यहाँ ने इंक्रीज किया 23 तक, ठीक है, 23 नहीं 24, और लगातार इसने यहाँ पे ग्रो किया। अब लास्ट 4 क्वार्टर की बात कर रहा हूं तो वो भी सेल्स मेरी यहाँ पे हाईएस्ट है, अभी लास्ट ईयर की जो सेल्स है उससे भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट उसके सेम ही है बट उससे भी यहाँ पे ज्यादा हल्की सी, तो सेल्स मेरी हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा 666, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था ना, तो ये हाईएस्ट एवर नहीं है, क्यों नहीं, यहाँ पे मार्जिन का इंपैक्ट आ गया, यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी यहाँ पे 22% मार्जिन था, यहाँ पे 19% था, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है। सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यहाँ पे अच्छा खासा ऑल टाइम हाई है। नेट प्रॉफिट देखता हूं तो वो भी उसके बाद में मार्जिन का इंपैक्ट था, तो वो भी हाईएस्ट एवर तो यहां पे है नहीं, बट ये 500 के आसपास है, तो थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो मार्जिन पे थोड़ा सा इंपैक्ट है, अगर ये हल्के से इंप्रूव होते हैं तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा जंप यहाँ पे करने वाला। खुद का पैसा यहाँ पे 2255 करोड़, और इनके पास डेट है 64 करोड़, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है ये। और यहाँ पे देखो फिक्स्ड एसेट इनके 740 के आसपास है, और 90 करोड़ CWIP में, तो कैपेसिटी यहाँ पे इनकी हाईएस्ट एवर होगी, तो सेल्स और यहाँ पे इनकी इंक्रीज होगी, तो उससे प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज होगा। अगर मार्जिन इंप्रूव होगा तो प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखो प्रमोटर के पास यहाँ पे 45% के आसपास है, FI 7% है, DI यहाँ पे 0.91% है, पब्लिक है 46% पब्लिक है। अब यहाँ पे पब्लिक में देखो क्या 46% है क्या, अब इनको कर लेना ऐड, यहाँ पे 1 2 3 4 6 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो इनको आप ऐड यहाँ पे एक करोगे तो ऑलमोस्ट 37 के आसपास आएगा पब्लिक के पास। तो 37% अगर यहाँ से हटा देता हूं तो मेरे पास में क्या रह गया, 37 अगर हटा तो कितना रह गया आपके पास में 63%। तो 63% यहां पे मेरे पास किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। अब एक पॉइंट आपको और देखना है, अगर मैं ईयरली पे आ जाता हूं तो प्रमोटर 2017 में अपना स्टेक था उसको 18 में कम किया था, 18 से देखो 19 में यहां पे स्टेक इन्होंने इंक्रीज किया है। तो 18 में स्टॉक प्राइस यहां पे क्या था इसका, यहां पे देखते हैं, है ना। तो 18 में इसका प्राइस आपका आप देख सकते हो यहां पे था, ये 18 में इन सब प्राइस पे
चलो मैं ओल्ड इसका चार्ट ले लेता हूं। तो 18 में यहां पे इन्होंने अपना इंक्रीज किया था स्टेक, ठीक है, इस पीरियड में 18 से लेके मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो इसमें आप देख सकते हो यहां पे 19 तक इंक्रीज किया, यहां पे हल्का सा प्रॉफिट बुक किया था, देन वापस अच्छा खासा यहां पे इसने स्टेक लिया। तो हर साल इन्होंने अपनी होल्डिंग यहां पे इंक्रीज की है, लगातार यहां पे अपना ये इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पे भी इन्होंने अच्छा खासा अपना स्टेक इंक्रीज किया था, उसका मीनिंग क्या था, उससे भी हमें हिंट मिल रहा था कि यहां पे वापस कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। और आप देख सकते हो 65% पब्लिक के पास था, करंट प्राइस पे अभी मैं देखता हूं तो 37 यहां पे रह गया है। और यहां पे ये सारा का सारा जो है पब्लिक से किसके पास गया, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास गया, प्रमोटर एफआई एंड डीआई के पास ये गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका अच्छा है, 63% भी अच्छा होता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं। तो ठीक इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर इंक्रीज करना है। इवन प्रमोटर ने यहां पे वापस लास्ट क्वार्टर में भी इंक्रीज किया, मतलब इस प्राइस पे भी इन्होंने इंक्रीज किया है इतना ऊपर आने के बाद भी, ठीक है। तो यहां पे प्रमोटर को क्यों लगा कि ऐसा इनको यहां पे करना चाहिए, इनको लगा होगा कि इसकी वैल्यू अभी भी और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है और ये कंपनी और अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है नियर फ्यूचर, तो इसलिए उन्होंने यहां पे अपना स्टेक इंक्रीज किया डेफिनेटली। तो यहां से हमें आइडिया मिल जाएगा कि इस स्टॉक में हमें ट्रेड करना है या नहीं करना। बैलेंस शीट इसकी शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस भी शानदार है, नया ये इसका बिजनेस है और आज फ्यूचर की रिक्वायरमेंट भी यहां पे इनकी रहने वाली है, ठीक है। तो ये सब इस स्टॉक के बारे में है। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। डिविडेंड भी अच्छा ये देते हैं। एनएससी की वेबसाइट पे आना है, देन कॉरपोरेट एक्शंस पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी इन्होंने बाई बैक से ये स्टॉक लिए, तो बाई बैक का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि जो करंट प्राइस है उससे ज़्यादा यहाँ पे ये ले लेते हैं, प्राइस बढ़ा के देते हैं बाई बैक, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये रहा, देखो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी। तो कंपनी यहाँ पे क्या किया, 875 रुपीज जब ये स्टॉक यहाँ पे नीचे ट्रेड किया होगा इस प्राइस पे, जुलाई वाला था ना, चलो यहीं पे इसी के आसपास, तो करंट प्राइस से ये थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे अपना स्टेक यहाँ पे लेते हैं। जुलाई की बात ही ये रहा, स्टॉक 650 के आसपास होगा, उस समय इन्होंने यहाँ पे बाई बैक लेके आए थे और उस समय 875 रुपीज पे उन्होंने बाई बैक किया। बाई बैक से क्या होता है कि जिसने अपना स्टेक यहाँ पे प्रमोटर को दे दिया, उसके बाद इस स्टॉक की क्या है कि वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। मान लो 100 आप इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, उसमें से 10 स्टॉक इन्होंने बाई बैक से ले लिए, तो कितने रह गए इनके पास में, 90। तो वो प्राइस है वो 90 में होगा डिवाइड, तो स्टॉक प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रमोटर खुद यहाँ पे बाई बैक कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे कम से कम ये लाइफ टाइम हाई तो यहाँ से जाना चाहिए। तो बिजनेस में कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, सब कुछ ठीक है। तो 200% हमारा यहाँ पे गेन मिलेगा। अगर ये 4-5 ईयर्स भी ले रहा तो भी कोई यहाँ पे दिक्कत हमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे मेरा व्यू है। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो आप ये टारगेट यहाँ पे ध्यान में रख लेना। फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको ये एक तो ये टारगेट हो जाएगा 82 का, और ये तो है ही आपके पास में। अब इसमें क्या करना, 3% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, लालच बिल्कुल नहीं करना। जो भी आपके पास अमाउंट है 3% से ज्यादा नहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर कहीं ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर वहां से ये स्टॉक मिनिमम 20% डाउन है, तो उस केस में आप 3% और लगा दोगे, बट वो आपको डिफरेंट अकाउंट में लगाना है, इसमें नहीं लगाना है, ठीक है, करेक्ट। डिफरेंट अकाउंट में, किसी दूसरे अकाउंट में आपको 3% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। जिस अकाउंट में ऑलरेडी आपने इसको बाई किया हुआ है उसमें एवरेज नहीं करना है, किसी दूसरे अकाउंट में हमें यहाँ पे 3% और लगा देना। कब, जब मिनिमम 20%, एटलीस्ट मेरा 20% डाउन होना चाहिए, वो 30-40 की कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम 20 होना चाहिए। ये इस पे मेरा व्यू था। बाकी आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसकी वेबसाइट पे जाना है, पीपीटी पे जाना, फाइनेंशियल ईयर उसको रीड करने के बाद और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ऐसे यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है,
ठीक है, आपको अपनी स्टडी जरूर करनी। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका बिजनेस, तो आप इस स्टॉक को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।